आइए प्रारंभ करते हैं। राजनीति शास्त्र खंड ब पाठ संख्या 8। हम लोग राजनीति शास्त्र पाठ संख्या 8 को पढ़ रहे हैं और पाठ खंड ब पाठ का नाम है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। हम लोग विश्व राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन टॉपिक को शुरू किए थे। और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इस बात को हम लोगों ने चर्चा किया था। और हमने कल के क्लास में अंतिम टॉपिक चर्चा किया था कि 1987 ईस्वी में एक आयोग का रिपोर्ट आया था। आयोग का रिपोर्ट आया, सही बात है। 1987 ईस्वी में ब्रुंडलैंड आयोग का रिपोर्ट आया और इस रिपोर्ट में कहा गया कि हमारी जो पृथ्वी है साझी विरासत है। पृथ्वी किसी एक की संपत्ति नहीं है, सबकी संपत्ति है और पृथ्वी से सबको फायदा है, सबको लाभ है। अतः हम सबका फर्ज है, दायित्व है कि हम सब क्या करें, पृथ्वी को बचाएं, पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रुंडलैंड आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही आपको बता दें, जून 1992 ईस्वी में, गलत कि सही, ब्रुंडलैंड आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही जून 1992 ईस्वी में विश्व के 172 देश, कितना, विश्व के 172 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो एक शहर है और यह शहर कहाँ पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में एक मीटिंग बुलाया और इस मीटिंग में उन सभी सदस्य देशों ने एक बात कही कि जून 1992, मतलब 20वीं सदी है। कौन सदी है, 20वीं सदी है। तो 20वीं सदी का तो ये अंतिम दशक चल रहा था और 20वीं के बाद कौन सी सदी आएगी, 21वीं सदी आएगी। तो 21वीं सदी में तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया रहेगा, लोगों की भौतिक जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई रहेंगी। इंसान वास्तव में, सही कहा कि मशीन का गुलाम हो गया है। बिना यंत्र के हम किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को संपादित नहीं कर पा रहे हैं। तो हुआ कि बिना मशीन के काम तो होगा नहीं। यदि हम कल कारखाना पर नियंत्रण भी लगाते हैं तो अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या होता है, डाउन हो जाता है। गलत कि सही? अगर अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, जीडीपी का जो लेवल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश का जो सकल घरेलू उत्पादन है, यदि उसे बनाए रखना है तो हम काम करें, हम औद्योगिकरण करें, शहरीकरण का विस्तार करें, लेकिन सब काम करते हुए हमें पर्यावरण के बारे में भी थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए
एक कार्यक्रम पेश किया गया, मतलब 21वीं शताब्दी के लिए क्या पेश किया गया, कार्यक्रम पेश किया गया। और उस कार्यक्रम को क्या कहा गया, एजेंडा, मतलब कार्यक्रम 21 लिखल होगा 10वां के भूगोल में भी और आपके पुस्तक में भी एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, कार्यक्रम 21 क्या है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसका आयोजन जून 1992 ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका महादेश के ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया। इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का लक्ष्य था कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो मानव का निवास स्थान है। पृथ्वी के अलावे अन्य किसी ग्रह पर मानव के लिए उचित माहौल नहीं है। अतः पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, तो हमें कुछ न कुछ कार्य को करने पड़ेंगे। तो पृथ्वी को बचाने के लिए, मतलब 21वीं शताब्दी में पृथ्वी हमारा सेफ कैसे रहेगा, प्रदूषण से मुक्त कैसे होगा, प्रदूषण पर किस तरह से हम लोग धीरे धीरे क्रमिक रूप से, एकाएक नहीं, क्रमिक रूप से कंट्रोल करें, इसके लिए कार्यक्रम पेश किया गया 21वीं शताब्दी के लिए, जिसका नाम दिया गया एजेंडा 21। क्या दिया गया? अब मन में एक प्रश्न होगा कि एजेंडा 21 में मुख्य बातें क्या की गई। तो पहला बात कहा गया कि हमको प्रदूषण पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर पृथ्वी को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रदूषण पर नियंत्रण करना पड़ेगा। भाई तो प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे होगा? तो प्रदूषण पर नियंत्रण करने के तो सबसे सरल उपाय है, सबसे सटीक उपाय है और बिना खर्च वाला उपाय है, क्या तो वृक्षारोपण अभियान चलाना पड़ेगा। नियम कहता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भूमि के कम से कम 33% भाग पर जंगल होना चाहिए। गलत किसे? अगर 33% भाग पर जंगल है तो पर्यावरण भी स्वच्छ होगा और मनुष्य भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। गलत बोल रहा हूं? कुछ ऐसे देश हैं जहां जंगल ज्यादा है, कुछ ऐसे देश है जहां जंगल है ही नहीं। तो जहां पर जंगल कम है, वन कम है, वहां पर एक सामुदायिक कार्यक्रम चला करके हमको वृक्षारोपण बनाना पड़ेगा। सड़क के दोनों किनारे, रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे, और जहां जहां सरकारी भूमि व्यर्थ में पड़ी हुई है वहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्या करें, ये करें। दूसरा, इसमें कहा गया कि हमको एक पर्यावरण कोष की स्थापना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पर्यावरण कोष। और विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात हुई थी। पर्यावरण कोष क्या हुआ था? पर्यावरण कोष 1992 में। पर्यावरण कोष क्या है? तो मान लिया कि सबके जिम्मे कुछ न कुछ काम है। जैसे आपके पिता ने आपको कुछ काम, ड्यूटी दिया है, यदि आप उस ड्यूटी को नहीं कर पाते हैं समय पर, अगर तो आप छोटे भाई बहन हैं, उसे कुछ प्रलोभन देते हैं कि तुमको मैं इतना 10 रुपया दूंगा, नाश्ता करा दूंगा, चलो तुम मेरे हिस्से का काम क्या कर दो। ऐसा होता है कि नहीं? तो वही हुआ कि पर्यावरण कोष की स्थापना की गई और इस पर्यावरण कोष में कहा गया कि कौन देश कितनी मात्रा में CO2 गैस छोड़ रहा है। गलत कि सही? तो सबका लेवल मान दिया गया। अगर इतना आप छोड़ते हैं, उससे कम छोड़ेंगे तो आपका देश का GDP में ह्रास होगा, औद्योगिकरण का विनाश होगा। लेकिन आपको लेवल को भी बनाए रखना है। तो लेवल को बनाए रखना है तो सब देश को डांट दिया गया आंकड़ा कि आप प्रतिवर्ष इतना टन CO2 गैस वायुमंडल में क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप कोटा से ज्यादा, सीमा से ज्यादा CO2 गैस को वायुमंडल में छोड़ते हो तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा। और जुर्माना देंगे तो जो पैसा आएगा उसके के लिए कोष बन गया, उसका नाम था पर्यावरण कोष। और ऐसा भी हो सकता उसमें जमा होगा पैसा, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे देश हैं जिसको जितना कोटा मिला हुआ है उतना वह पर्यावरण में CO2 छोड़ नहीं रहा है। तो करेंगे क्या? आप दोनों को हम एक्सचेंज करेंगे।
जैसे देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम सीतामढ़ी जिला में बिजली का किल्लत है, समस्याएं हैं, दिक्कत है, बगल में शिवहर है, वहां 20 घंटा से अधिक बिजली रहती है। क्यों? तो ये नहीं कि वह नया जिला है, मुद्दा यह है कि छोटा जिला है। राज्य सरकार के द्वारा हर जिला को प्रतिदिन के हिसाब से निश्चित यूनिट बिजली का आवंटन किया गया है। नक्सली घोषित तो आपका सीतामढ़ी है पेपर में, शिवहर हाई रियल में शिवहर, लेकिन घोषणा में सरकारी डाटा में सीतामढ़ी। तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आपको कोटा में इतना मिला हुआ है, अगर कोटा में इतना मिला हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा। अगर उपयोग नहीं करते हैं तो आपको ज्यादा घंटा तो मिलवे करेगा। तो पर्यावरण कोष की क्या की गई? स्थापना की गई। इस पर्यावरण कोष में मुद्दा ये आया, हेलो, हाँ, मॉर्निंग, हाँ, कोचिंग चालू है। तो कार्यक्रम एक मतलब पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। इसके माध्यम से क्या किया गया? तो इसमें अमीर देश जैसे अमेरिका, चीन, इन लोगों ने क्या किया? जो गरीब देश था, जहां औद्योगिकरण किया था, कम था, 1960 इकट्ठा बनाना शुरू किया कि हम तो पर्यावरण को ज्यादा दूषित करते हैं, तो अपने हिस्सा का कुछ हमको दे दो, उसके बदले में हम तुमको क्या देंगे? कुछ धनराशि देंगे। तो पर्यावरण कोष की यहाँ पर क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। दूसरा कहा कि ऊर्जा का कुशलतम तरीके से प्रयोग किया जाए। देखिएगा, पहले सबके घर में पीला का बॉल चलता था, ललका तो मैं नहीं देखा हूं, लेकिन पीला उसका प्रकाश होता है। धीरे धीरे ऊर्जा को बचत करना है। जैसे एक 100 वाट का बॉल अगर आप जलाते हैं, उसके बदला में आप ये 9 वाट, 11 वाट या 14 वाट का कम से कम अपने 5 रूम को प्रकाशित कर सकते हैं। देखो ऊर्जा घट रहा है। पहले जो आपकी ये फैन बनती थी वह ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती थी, लेकिन अब ऐसे बन रहे हैं जो कम कर रहा है। गलत किसे? तो ऊर्जा को हमें क्या करना पड़ेगा? कुशलता तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करो, जरूरत से ज्यादा है तो उसे क्या कर दो? ये कर दो। अब देख रहे हैं, संसाधनों को बचाने के लिए अब कहीं कहीं होता क्या है कि नल खोल देता है, अपना उपयोग किया, छोड़ते चला गया, तो लगा दिया सेंसर वाला कि हाथ बढ़ाएगा तो पानी निकलेगा, नहीं बढ़ाएगा तो बंद, अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा हुआ। तो कुशलता तरीके, विज्ञान को भी आगे बढ़ावा दिया गया कि ऐसे करो कि लोगों को जरूरत हो उतना ही वह दे, जरूरत ज्यादा हो क्या करे? ना दे। और जो प्रदूषण को फैला रहा है उसे भारी जुर्माना दिया जाए। देख रहे हैं, हर देश में अब नियम बन गया है कि जो गाड़ी 10 साल से ज्यादा हो गई है, दिल्ली में तो खैर चलने नहीं देता है। आज अपने बिहार में दिल्ली मॉडल बहुत सारी गाड़ियां चल रही है सड़कों पर, तो उसको दिल्ली से हटा दिया गया है। अब बिहार सरकार भी नियम ला रही है, वहां दिल्ली में 10 साल है तो यहाँ 14 साल या 15 साल रखेगा। उससे पुरानी यदि गाड़ी है तो सरकार आए, कभी देखेगा रोड पर लगल है तो डाटा से देख लेगा कब का है सब चीज। आपका नंबर प्लेट से उसको पता चल जाएगा, ऐप्स के माध्यम से बिना कहले उठा के ले चल जाएगा और उसको गला उला के नया बना देगा। प्रश्न भी आपसे नहीं किया जाएगा। हाँ, खोजते रह जाओ, जो कि जिसको चलाने का परमिशन ही नहीं है, ज्यादा पुराना होगा तो वो ध्वनि प्रदूषण भी करेगा, वायु प्रदूषण भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप देखिए, गाड़ी चलाते हैं तो आप तो बच्चे हैं, आपके पिताजी से पूछे, एक लगाता है प्रदूषण जांच केंद्र खुला हुआ है हर जगह पर। आपको नियमित समय समय पर प्रदूषण की जांच करानी होगी, और उसके लिए शायद एक मोटरसाइकिल वाले को 70 या 80 रुपया का 6 महीना का ये कटता है, रसीद कटता है। और वो जो पैसा होता है, सरकार उस पैसा का प्रयोग वृक्षारोपण अभियान में करती है या पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ करती है। तो पर्यावरण कोष की स्थापना की गई, प्रदूषण फैलाने वाले पर भारी योजनाएं, और कहा गया हर लेवल पर, बचपन से लेकर 55 तक हर लेवल पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करना होगा। इसलिए हमने कहा कि जो पर्यावरण टॉपिक है ये सभी विषय में पढ़ना है। नहीं, अब 1992 का जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यह काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, हमने जो प्लानिंग किया था उस प्लानिंग के अनुसार सब कुछ हो रहा है कि नहीं, इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए 1997 ईस्वी में
कहाँ? 1997 ईस्वी में। कहाँ? कौन देश? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में। और आपको पता ही है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कई साल बाद? 5 साल बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पर्यावरण के संरक्षण के लिए या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जिन मुद्दों पर बात हुई थी उसी मुद्दों पर जांच पड़ताल करने के लिए दूसरी बार धरा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या वसुधा सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद हुआ, इसलिए हम दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो +5 सम्मेलन कब हुआ? और इसी +5 सम्मेलन के बाद पुनः 1997 में ही जापान के क्योटो शहर में, क्या जी, क्योटो शहर में विश्व के विकसित और विकासशील देशों ने एक मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में कहा गया कि पर्यावरण में तो बहुत सारे गैस हैं जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, लेकिन इस क्योटो सम्मेलन में कहा गया कि मात्र 6 ऐसे गैस हैं जो पर्यावरण को क्या कर रहा है? ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। अगर उन 6 गैसों पर नियंत्रण कर ले तो पर्यावरण को हानि क्या होगी? कम होगी। उसमें था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अमोनिया, मीथेन। इन सारे 6 गैसों पर यह किया गया। तो वह कि इनकी मात्रा को क्या करना होगा? कम करना पड़ेगा। तो 1997 में जापान में क्योटो शहर सम्मेलन हुआ था जिसमें 6 गैसों के बढ़ते प्रयोग पर नियंत्रण लगाने की क्या की गई? बात की गई। और चूंकि यह सम्मेलन क्योटो में हुआ था तो नाम देता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम देता है? और प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? समझौता। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? समझौता होता है। और कहा गया इस क्योटो प्रोटोकॉल में कहा कि सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचा रहा है, उपयोग बढ़ रहा है, तो हो रहा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अमोनिया ऐसा गैस था जिसका प्रयोग हमारे घर में वातानुकूलित यंत्र और रेफ्रिजरेटर पर किया जा रहा है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, और एयर कंडीशन में जो ठंडा करने के लिए जिस गैस को रखा जाता है, पहले अमोनिया गैस हुआ करता था, लेकिन अब कहा क्या हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प ढूंढने की बात चल रही है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के तुलना में थोड़ा सा हानिकारक कम हो। पुनः नया बात करते हैं 2002 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ और 2002 में जोहान्सबर्ग कौन देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है ना। जोहान्सबर्ग कौन देश में है? दक्षिण अफ्रीका देश में है। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कई वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, नहीं, दूसरा के 5 साल बाद और पहला के 10 साल बाद यह मूल्यांकन करने के लिए कि पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए जो हमने नीतियां बनाई है वो नीतियां सफलतापूर्वक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए 2002 में अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे +10 सम्मेलन या तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। कोई दिक्कत? पुनः यह क्रम हर 5 वर्ष पर चलता रहा और 2012 मतलब 20 साल हो जाएगा ना, और 2012 में पुनः पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए रियो डी जेनेरो में,
जेनेरो शहर में ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे रियो +20, जिसे क्या कहा गया 2012 में हुआ था, इसका नाम था रियो +20। रियो के 20 वर्ष के बाद पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था। उस पर 2014 में लीमा में, मतलब अलग अलग वर्षों में, अब 2 साल पर 3 साल पर या प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाया जा रहा है। अब पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया कि हमारे भारत सरकार ने भी इस ओर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया, खास करके दिल्ली में। और दिल्ली में तो जो लोकल वाहन है 100% CNG से चलाना है या बैटरी से चलाना है। अब उसकी बात को छोड़ दिया जाए, आपके बिहार की राजधानी पटना शहर में जो सरकारी बस चल रही हैं सारे बैटरी चालित बस है। गलत कि सही? अगर आप पटना इधर गए हैं तो देखिएगा जो भी बसें चल रही हैं लगभग सरकारी सब बैटरी से चलने वाली हैं, और धीरे धीरे सरकार की योजना है कि सबको कर दिया जाए। छोटे शहर में जो लोग हैं जो पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं, देखिएगा छोटे मोटे काम करने के लिए बैटरी से चलने वाली स्कूटी का प्रयोग कर रहा है। शहर में अब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की मात्रा बढ़ गई है। टेम्पू पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, नियंत्रण लाया जा रहा है, और दूर के लिए उसका प्रयोग करना है, लेकिन शहर में इसी का प्रयोग करना है, क्योंकि शहर में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। अगर सब इसी का प्रयोग करेगा तो यहाँ गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि जितना गर्मी शहर में रहने वाले लोगों को लग रही है वो इससे इतना ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा। इससे तो होगा, लेकिन उनमें थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि शहर में तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रूम में फैन लगा हुआ है, लेकिन घर के अंदर न खिड़की है न रोशनदान है, क्योंकि आपने तो पूरा जमीन को रख के बना लिया है। फैन नाच रहा है, लेकिन रूम के अंदर का जो हवा है उसी को आपस में टकरा के रूम में ही रख रहा है। उस हवा को बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है, तो हवा के कण आपस में टकराता है, हवा भी गर्म हो जाता है, और आपको क्या लग रही है, ज़्यादा गर्मी लग रही है। और पर्यावरण की मुद्दा आ गई। पर्यावरण को बचाने के लिए एक चिपको आंदोलन चला था। संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चला था। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। गलत कि सही? इन सब के बाद ही हुआ था। जब सब चल रहा था, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाकर लोगों में जन जागृति पैदा करने की बात किया। और इसी क्रम में एक विश्व के विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान जो पर्यावरणविद भी थे, उनका नाम था गैरेट हार्डिन। क्या नाम था? गैरेट हार्डिन। एक पर्यावरणविद भी थे और एक साहित्यकार भी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर पर्यावरण साझी विरासत संपत्ति है, पर्यावरण को बचाना सबका फर्ज है। अगर लोग पर्यावरण पर ध्यान नहीं देता है तो एक आएगा, इन्होंने किताब लिखा, नाम था साझी त्रासदी। साझी त्रासदी मतलब ऐसा आपदा आएगा जो आपदा केवल अमेरिका को क्षति नहीं पहुंचाएगा, चीन को क्षति नहीं पहुंचाएगा, विश्व के जितने देश हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, क्या करेगा, सबको क्षति पहुंचाएगा। अतः इस किताब को पढ़िए, पर्यावरण के महत्व को जानिए, और पर्यावरण को बचाने के लिए सब लोग क्या करिए, मिलजुल कर ये कीजिए। अतः अब सब देश में देखिएगा पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब आते हैं, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मेरा टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संसाधन। मन में एक प्रश्न होगा, प्राकृतिक संसाधन, तो सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन है क्या। तो यह बात भी आप क्लास 10 में पढ़े हैं।
ध्यान देंगे हमारी बात को कि संसाधन क्या है या संसाधन कहते किसे हैं। तो आपको बताया गया होगा संसाधन उस वस्तु को कहते हैं जिसमें मानव की आवश्यकता को, मानव के जरूरत को पूरा करने की क्षमता या सामर्थ्य होती है। वे सभी वस्तुएं जिसमें मानव के जरूरत को, मानव की आवश्यकता को पूरा करने का सामर्थ्य होता है, क्या कहलाता है? गांधी ने कहा कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही हैं उसमें संसाधन होने का गुण है, लेकिन हम जब तक उसका उपयोग न करें तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगी। तो संसाधन है क्या? तो मानवीय आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम पदार्थ, मन जिस पदार्थ में मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्या हो, क्षमता हो, सामर्थ्य हो, क्या कहलाता है? संसाधन। हम इस दृष्टिकोण से दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थशास्त्र के नजरिया से आप देख लीजिए तो नहीं, आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो आपके लिए संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धूम्रपान के बिना काम नहीं चलता है, तो धूम्रपान उनके लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, इस बात को आप लोग भी जानते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। एक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। मन में प्रश्न होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहते किसे? तो ये सभी वस्तुएं जिसे प्रकृति ने हमें दिया, वे सभी वस्तुएं जिसे मानव को किसने दिया? प्रकृति ने दिया। तो प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तु को हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, और जिसे मानव ने बनाया उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण में आ जाएगा मिट्टी, क्या, खनिज, जल, वायु, और भी बहुत है। क्या खनिज में सभी प्रकार के खनिज आ जाएंगे। तो वे सभी वस्तुएं जिसे प्रकृति ने बनाया है। भूगोल में पूछता है कई बार, प्राकृतिक और भूगोल कहते हैं साइकोलॉजी में, कि संसाधन क्या है, निर्मित और मानवकृत संसाधन, प्राकृतिक और मानवकृत संसाधन में क्या अंतर है। एक टॉपिक पूरा है ही, लगभग 18 या 19वां नंबर चैप्टर में आएगा। वो एसपीडी की पुस्तक से छोटा छोटा टुकड़ा बांट दिया है। तो वे पदार्थ जिसे मानव ने बनाया है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे, और जिसे प्रकृति ने बनाया उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी, खनिज, जल, वायु इत्यादि, और मानव निर्मित संसाधन में हम ले सकते हैं बांध, घर, सड़क, etc। जिसे मनुष्य ने बनाया उसको हम मानव निर्मित संसाधन के नाम से जानते हैं। इन संसाधनों को और भी कई वर्ग हैं। इन जो संसाधन है इसके हम अन्य भी वर्गीकरण कर सकते हैं, चक्रीय व अचक्रीय। चक्रीय को हम कहते हैं नवीकरणीय, और अचक्रीय को चक्रीय संसाधन किसे कहेंगे, मतलब नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? तो जिसका प्रयोग बार बार हो सकता है। जिस संसाधन का प्रयोग हम बार बार एक बार प्रयोग कर लिए तो एक बार प्रयोग करने पर उसकी उपयोगिता समाप्त नहीं होती है, उसकी उपयोगिता बार बार बनी रहती है। हम जितना बार चाहे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय या नवीकरणीय। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। नहीं,
हवा बहती आ रही है, अगर आप थोड़ा दूर पर हवा से बिजली बना लिए, नहीं वो हवा और दूर चल गई, वहाँ भी आप उसी हवा की गति से बिजली बना सकते हैं। पानी बहते हुए आ रही, यहाँ हमने बांध बनाकर बिजली बना लिया, यह पानी आगे बढ़ गया, पुनः आगे बांध को बनाकर पानी को रोककर हम बिजली बना सकते हैं। नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिसका एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो उपयोगिता खत्म हो जाती है, जैसे खनिज। जैसे क्या होगा, खनिज, अगर खनिज का आपने एक बार प्रयोग कर लिया तो उपयोगिता क्या हो गई, नष्ट हो गई। जैसे कोयला, एक बार आपने जला लिया, दोबारा आप जला सकते हैं, नहीं जला सकते। पेट्रोलियम, एक बार आपने जला लिया, अगर जल गया तो राख बन जाता है, उसके राख का कोई काम नहीं होगा। मैंने ऊर्जा के रूप में काम तो करना ही होगा। हाँ, घर को ऊंचा करने में, मिट्टी को ऊंचा करने में वो काम है, कचरा हो जाएगा वो। तो जिसका हम बार बार प्रयोग करें, चक्रीय या नवीकरणीय, और जिसका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सके, एक बार प्रयोग करें, उपयोगिता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो क्या कहेंगे, अचक्रीय या नवीकरणीय। पुनः एक आता है जैव संसाधन व अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, तो जैव संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका निर्माण जीवों से हुआ। जीवों से, गलत है सही? जैव संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका निर्माण जीवों के मरने से, जीवों के अवशेष से हुआ है। तो जिस संसाधन का निर्माण जीवों के अवशेष से हुआ है उसे क्या कहेंगे, जैव संसाधन। जैसे पेट्रोलियम, भूगोल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पेट्रोलियम का निर्माण हुआ कैसे है, पेट्रोलियम बना कैसे है। कोयला, गलत कि सही? हेलो, खुश रहिए। क्लास तो है ना, कल भर के लिए थोड़ा समस्या था इसलिए पूरा हमने कहा कि जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसका निर्माण जीवों के मरने से या जीवों के अवशेष से हुआ है। गलत कि सही? जैसे पेट्रोलियम, कोयला, कोयला तो भाई पेड़ पौधा के मिट्टी के अंदर दब जाने के कारण होता है। ये जो पेट्रोलियम है ना, ये भी समुद्री जीव अचानक दब जाते हैं, वही दबकर बिना ऑक्सीजन के अपने आप जल जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं। पेड़ पौधा भी धरती के नीचे दब जाए, बिना ऑक्सीजन के जलेगा तब कोयला बनेगा वो, अगर उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो राख बन जाएगा। तो पेड़ पौधा मतलब कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अजैव, अजैव संसाधन उस संसाधनों को कहेंगे जिसमें सजीव का कोई लक्षण मौजूद ना हो या जिसका निर्माण सजीवों से नहीं हुआ। जैसे जैसे की बात करें, मिट्टी क्या है, ये भी तो संसाधन है ना। क्या इसमें सजीव का लक्षण है कोई, या किसी जीव के मरने से इसका निर्माण हुआ है, नहीं हुआ। जल, सूर्य का प्रकाश है तो संसाधन ही, लेकिन किसी जीव के मरने से इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। अब आता है भारत की बात कर लेते हैं पर्यावरण पर। तो एक टॉपिक इसमें दे दिया हुआ, हालांकि यहाँ का मुद्दा यह है नहीं, मूलवासी या जनजाति लोग तथा उसके अधिकार। क्या है, मूलवासी तथा जनजाति तथा उसके अधिकार। मूलवासी, जनजाति, दो बात आया। मूलवासी कहते किसे, तो किसी देश में अस्थायी रूप से रहने वाले लोग को क्या कहते हैं, किसी देश में अस्थायी रूप से रहने वाले निवासी को क्या कहते हैं, मूलवासी के। जैसे हम अमेरिका की बात कर लें, USA की बात कर लें, तो यहाँ के मूल निवासी को कहते हैं रेड इंडियन। क्या कहते हैं, यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं। लेकिन देखा क्या गया है, और भारत का मूल निवासी कौन है कहना मुश्किल है। मैं आपको ज्योग्राफी में चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि भारत में 4 समुदाय के लोग रहते हैं। सबसे अधिक इंडो आर्यन हैं, भारतीय आर्य हैं, लेकिन यह हिंदी मतलब चीनी तिब्बती
उसके बाद द्रविड़ भी है 20% के आसपास लगभग, उसके बाद किरात भी हैं, कुछ मंगोलॉयड भी हैं, कुछ भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग भी भारत के अलग अलग राज्य में रहते हैं। लेकिन अमेरिका के जो मूल निवासी वो कौन है? रेड इंडियन। और देखा क्या गया है कि जब औपनिवेशिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की जब होड़ चल गई, तो इन साम्राज्यवादी देशों ने क्या किया, अपने हित के लिए जैसे इंडिया को गुलाम बनाया, पहले व्यापार किया फिर इसको गुलाम बना लेते। यहाँ के कुछ लोगों को एक निश्चित एग्रीमेंट के तहत बंधुआ मजदूर बना करके अपने अलग अलग उपनिवेशों में ले जाकर वहां पर रख दिया, ताकि वहां के खान में, बागान में और खेतों में काम कर सके। गलत सही? तो मूल निवासी किसी देश के अस्थायी निवासी को कहते हैं, लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने या साम्राज्यवादी देशों ने उसको वहां से उठाकर अलग अलग देशों में बसाना शुरू कर दिया। जैसे अमेरिका के भले ही मूल निवासी रेड इंडियन हैं, लेकिन अमेरिका में जितने लोग रहते हैं बहुत सारे लोग भारतीय मूल के हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ के वहां के खाद्यान्नों से माने खानों से अयस्क को निकालने के लिए वहां पर भेज दिया। जबरदस्ती लोग विरोध करते रहे, नहीं जाएगा, फिर भी जबरदस्ती वहां से ले गया गया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे अलग अलग अफ्रीका के लोगों को ले गया। आपको देखिए जावा, सुमात्रा, त्रिनिडाद, टोबैको, मॉरिशस है, यहाँ के 80% लोग भारतीय मूल के। और ये तो जानते ही हैं कि इंडोनेशिया के कुछ ऐसे जगह हैं, टापू है जहाँ पर भारतीय राज्य हैं। उसके बाद जावा, सुमात्रा, मॉरिशस, यहाँ के आज भी प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ही लोग हैं। उसके बाद फिजी है जहाँ भारतीयों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया कि मूल निवासियों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर क्या हो गया, ले गया। तो जब मूल निवासियों का ये लोग पलायन करवा रहा था, तो 1975 की कहानी है। कब की? 1975 की कहानी है कि मूल निवासियों ने अपना एक संगठन बनाया। मूल निवासियों का क्या बनाया? संगठन बन गया। जो जिस देश में रहता था अपना क्या बना लिया, संगठन। द्रविड़ों का अपना संगठन बन गया, हिंदी यूनानियों का अपना संगठन बन गया, भूमध्य सागरीय ने अपना क्या बना लिया, जान गया कि हम भी भूमध्य सागरीय और यह भी भूमध्य सागरीय, इन्होंने अपना क्या बना लिया, संगठन बना लिया। और जब संगठन बना लिया तो डिमांड करने लगा कि हम जहाँ के निवासी हैं वहाँ पर हमको अस्थायी रूप से सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराया जाए। तो अंत में क्या हुआ, जब संगठन बन गया तो काफी संघर्ष के बाद 2007 ईस्वी में महासभा ने, अब हम आपसे एक प्रश्न करेंगे कि महासभा क्या है, तो उम्मीद है हमारे सारे बच्चे इसका उत्तर जान रहे हैं कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक अंग है, नहीं सबसे बड़ा अंग है। तो महासभा ने 2007 ईस्वी में मूल निवासियों के अधिकारों की घोषणा कर दिया। घोषणा किया कि नहीं किया? और घोषणा करने के बाद आप जान लीजिए, भारत में हम इंडिया की केवल बात करते हैं, तो इंडिया में भले ही संविधान का अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि आप भारतीय हैं तो भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, वहाँ भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जब मूल निवासियों के विस्थापन की बात आ गई तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 में भले ही 6 प्रकार के अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों का एक नेगेटिव पॉइंट भी, यूपीएससी में एक बार प्रश्न अभी डाला था कि मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी कमी क्या है। तो भारत में जितना भी आपका 6 गो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, सभी नकारात्मक प्रकृति के। कहोगे ना है या नहीं? जैसे क्या लिखा है अनुच्छेद 15 में कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है। जिसे कुछ आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया है तो सरकार आपको वहां पर जाने पर रोक लगा सकती है। हमारे बिहार के ही एक बोध गया है जहां गर्म कुंड में स्पष्ट लिखा है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश से मुस्लिम यहां प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं है। आज तक केरल के
2-3 मंदिर है जहाँ पर 14 वर्ष से ऊपर की लड़कियों को प्रवेश करना वर्जित, नहीं जा सकते आप वहाँ। बहुत विवाद हुआ 2 साल पहले, एक लड़की चले गई, नहीं हम तो पूजा करेंगे यहाँ पर। ऐसा नियम जानते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब हमने चेंज हुआ है कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ की लड़कियों से विवाह आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, नरेंद्र मोदी आए तो 2019 में 5 अगस्त 2019 को उसके विशेष राज्य के दर्जा को समाप्त करते हुए 2 संघ शासित प्रदेश में बांट दिया। नहीं तो अब तब न जाके वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं, अस्थायी रूप से रह सकते हैं। लेकिन क्या उससे पहले यह नियम था? नहीं था। तो मूल निवासियों के अधिकारों के लिए ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि सामान्य लोग जब आदिवासी के क्षेत्र में जाएंगे तो आदिवासी चूंकि शिक्षा वहाँ पर कम है, वहाँ विकसित थोड़ा सा कम है, तो उसका शोषण करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो आदिवासियों का शोषण नहीं हो, तो यह कर दिया महासभा ने मूल अधिकारियों मतलब मूल निवासियों के अधिकारों की घोषणा कर दिया। अगर आदिवासी कह दे कि नहीं हम यहाँ शहरी लोगों को, सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं करने देंगे, तो वह प्रवेश नहीं करने दे सकता है। और भारत में पर्यावरण के विकास के लिए आज़ादी के बाद एक आयोग बना था जिसका नाम था तिवारी आयोग। क्या बना था? तिवारी आयोग बना था। और तिवारी आयोग के रिपोर्ट को 1980 में लागू किया गया। और तिवारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में सरकार को कहा था कि यदि पर्यावरण को संरक्षण करना है तो भूमि का वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करना होगा। देखिए, हमारी बिहार सरकार खेती बाड़ी करने के लिए धैंचा देती है, हरित खाद। आपने अगर गेहूं को काट लिया है तो धैंचा मंगनी में मिला, फ्री में मिला, अपने खेत में धैंचा को बो दीजिए। हाँ, जलावन होता है, लेकिन सरकार ने जलावन के लिए नहीं दिया, वो कहा कि उसको उर्वरक बनाना है, अपने खेत में डाल दो। नीम का ये बीज दिया, बो दो, अगर 2 फीट 3 फीट का जब हो जाए तो उसको जोत दो। गलत कि सही? और जैसे ही वो उसमें धान रोपोगे तो नीम मिट्टी के कीड़ा को मार देगा, और जो धैंचा है उसका जो हरा पत्ता होगा, डंडल जो है, सड़ जाएगा, तो आपके खेत में हरित खाद की तरह क्या करेगा। अलग बात है कि अभी हमारे बच्चों ने कहते हैं जलना होकर होता है, और उसका जो बीज होता है मूंग की तरह होता है, लोग उसको दाल के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। अरहर के पेड़ जैसा उसका पेड़, अरहर से भी कई गुना क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये रहा हमारा पाठ संख्या 8।